हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो गाइज, जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि हमने एक नया मेथड डिराइव किया विच वाज मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स, जिसका अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद कंस्ट्रेंट्स, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विद कंस्ट्रेंट्स। एंड गाइज, एक चीज़ हमने और देखी कि इस मेथड का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स हों, इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स ना हो। वेल गाइज, इस बात पे हम बाद में भी डिबेट कर सकते हैं कि हाँ, हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, इक्वलिटी कंस्ट्रेंट नहीं है, तो हम अब इस मेथड का कैसे यूज़ करेंगे। बट जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन रही गाइज लास्ट लेक्चर की, वो ये रही कि अब हमारे पास एक मेथड है, एटलीस्ट हमें एक अप्रोच पता है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे एटलीस्ट कंस्ट्रेंट्स हैं, इनइक्वालिटी हैं या इक्वालिटी हैं वो बात की बात है, लेकिन कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक अप्रोच पता है हमें कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो अब इसी पॉजिटिविटी के साथ कि एटलीस्ट अब हमें एक अप्रोच पता है जिसका इस्तेमाल करके हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। इस लेक्चर में गाइज हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। पहली चीज़ है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, जो कि एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है विद इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद में हम बात करेंगे प्राइमल एंड डुअल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के बारे में, और वहाँ से फिर हम कंटिन्यू करेंगे प्राइमल एंड डुअल लैग्रांजियन फंक्शंस की तरफ, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे गाइज केकेटी कंडीशंस के बारे में। तो चलिए गाइज, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं इस लेक्चर में और देखते हैं कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस। तो जैसा कि गाइज मैं आप लोगों को पहले ही एक हिंट दे चुका हूँ कि जो लास्ट लेक्चर में हमने मेथड के बारे में जाना विच वाज मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स, वो मेथड सिर्फ इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स की प्रेजेंस में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के यूज़ में आता है। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे पास है इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स। हमारे पास यहाँ पे इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन भी है, सिर्फ इक्वल साइन नहीं है। अगर ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स इक्वल साइन के साथ होते तो बात ही क्या थी, हम सीधा लैग्रांज मल्टीप्लायर, मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर यूज़ कर लेते हैं। तो क्या अब हम नहीं यूज़ कर सकते मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स क्योंकि हमारे पास तो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं? गाइस, ऐसा नहीं है। ओके, हम अभी भी उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स भी हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। तो यहाँ पे अब जो हमारा फ्लो रहने वाला है इस चीज़ को लेकर के कि हम कैसे मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल एक ऐसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं जहाँ पे हमने इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट लगा रखे हैं, इस चीज़ को जस्टिफाई करने का जो फ्लो रहने वाला है फ्रेंड्स, वो टॉप टू बॉटम वाला फ्लो रहेगा, बॉटम टू टॉप वाला फ्लो नहीं रहेगा। ओके, इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा ये मतलब है कि हम थोड़े समय के लिए मान लेंगे कि हम मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम विद इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। और गाइज, इस पूरे प्रोसेस में हमारे सामने कुछ ऐसी कंडीशंस निकल के आएंगी
जो कि हम बाद में देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। एंड फिर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपकी प्रॉब्लम उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है तो डेफिनेटली आप मेथड ऑफ लेग्रांजे मल्टीप्लायर का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विद इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। इसका मतलब जो हम एज्यूम करके चले वो सही था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वियर्ड है, मुझे पता है आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इस चीज़ को बताने का सही तरीका है, रेदर देन कि मैं आपके सामने पहले जो है वो कंडीशंस रख दूं और फिर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूं और बाद में मैं आपको ये बताऊं कि अरे देखिए ये जो हमने सॉल्व किया है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वो ज़्यादा सही तरीका मुझे नहीं लगता है कि रहेगा। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ के फ्लो को थोड़ा सा बदला जाए। तो रैदर देन कि मैं आपको उन कंडीशंस के बारे में पहले ही बता दूं, मैं आपको उन कंडीशंस के बारे में अभी नहीं बताऊंगा। मैं थोड़े समय के लिए ये सच मान लूँगा कि हम मेथड ऑफ लेग्रांजे मल्टीप्लायर का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम विथ इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। और इस पूरे प्रोसेस में हमारे सामने ऑटोमेटिकली वो कंडीशंस निकलती चली जाएंगी जो कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को या हमारे सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए in order for us to use method of Lagrange multiplier for solving problem with inequality constraints। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी हम थोड़े समय के लिए ये एज्यूम कर रहे हैं दैट वी कैन use method of Lagrange multipliers to solve problem with inequality constraints। let's continue guys। तो हम एक बात अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का लेग्रांजियन बनाना है देन दिस इज़ द फॉर्मूला, लेग्रांजियन इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस लैम्डा टाइम्स कंस्ट्रेंट। तो ये ऐसे ही यहाँ पे भी हमने लेग्रांजियन बनाया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है गाइस? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है जिसको हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, यानी कि हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ अ सेपरेटिंग हाइपरप्लेन का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस साइन गाइस। और क्योंकि हमारे पास, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट है ये एक नहीं है, यहाँ पे फॉर एवरी आई लिखा हुआ है। इसका मतलब आपके ट्रेनिंग डाटा में जितने भी एग्जाम्पल हैं पर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा एक कंस्ट्रेंट होगा। तो अगर आपके पास 50,000 एग्जाम्पल्स हैं आपके ट्रेनिंग डेटा के अंदर तो ऐसे 50,000 कंस्ट्रेंट्स होंगे। अगर 20,000 ट्रेनिंग एग्जाम्पल हैं तो ऐसे 20,000 कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो हमने क्या किया गाइस कि जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैं आपको ये चीज़ दिखा चुका हूँ कि वहाँ पे हमने जो सिनेरियो लिया था वहाँ पे हमारे पास एक ही कंस्ट्रेंट था, यानी कि प्लेन का कंस्ट्रेंट, यानी कि लैम्डा टाइम्स जो प्लेन की इक्वेशन थी वो थी हमारे पास। द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे हमारे पास एक नहीं 50,000 कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, 20,000 कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, कितने भी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में गाइस हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम हर कंस्ट्रेंट का एक लेग्रांजे मल्टीप्लायर लेंगे यानी कि लैम्डा आई, और जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे उस लेग्रांजे मल्टीप्लायर का उस कंस्ट्रेंट से मल्टीप्लिकेशन वो कर देंगे और सारे कंस्ट्रेंट्स के ऊपर सम ले लेंगे। यानी कि हमारे पास n कंस्ट्रेंट्स थे, ऐसे n कंस्ट्रेंट्स थे जहाँ पे n जो है वो हमारे नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स होंगे कि आपके ट्रेनिंग डेटा में कितने ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं। 20,000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 50,000 हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। और
नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स जितने भी होंगे आपके, आप उसके ऊपर सम ले लीजिए और हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल का कंस्ट्रेंट मल्टीप्लाइड बाई उसका एक सेपरेट लेग्रांजे मल्टीप्लायर एंड सम ओवर दैम। तो ये हो जाएगा आपका लेग्रांजियन फंक्शन। ओके गाइस, नाउ दिस थिंग विल बिकम लेग्रांजियन, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, ये आपका पूरे का पूरा कंस्ट्रेंट का मल्टीप्लिकेशन आ गया उसके लेग्रांजे मल्टीप्लायर से, और जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उन सब के ऊपर हमने सम ले लिया। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा कंस्ट्रेंट क्या था। हमारा कंस्ट्रेंट था ग्रेटर देन इक्वल टू +1। ओके, लेकिन गाइस हमने अपने कंस्ट्रेंट को कन्वर्ट कर लिया, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और हमारा जो कंस्ट्रेंट था वो कन्वर्ट हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज द सिनेरियो, और उसी कंस्ट्रेंट को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, सी आई इंटू थीटा एट 0 प्लस थीटा ट्रांसपोज एक्स आई -1 लिख दिया गाइस, यानी कि इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया और फिर इस रीजन को हमने यहाँ पे लिख दिया और हमारा लेग्रांजे मल्टीप्लायर एंड सम ओवर ऑल द एग्जांपल्स। तो ये हो गया हमारा लेग्रांजियन फंक्शन। ओके, दैट्स प्रीटी नॉर्मल। तो अब जैसा कि आप सब अच्छे से जानते हैं कि अपने ओरिजिनल फंक्शन को मिनिमाइज करने की बजाय, यानी कि हमें इसको मिनिमाइज करना था, लेकिन इसको मिनिमाइज करने की बजाय अब हम मिनिमाइज करेंगे लेग्रांजियन फंक्शन को, यानी कि ये पूरी की पूरी चीज। ओके, सो ये हमारा लेग्रांजियन फंक्शन हो जाएगा। तो अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो गाइस चेंज हो जाएगी, यानी कि अभी भी आप अपने लेग्रांजियन फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे, कंस्ट्रेंट वही है आपके पास, ओके, यानी कि यही पुराना क्लासिकल कंस्ट्रेंट सी आई इंटू थीटा एट 0 प्लस थीटा ट्रांसपोज एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यू कैन से सी आई इंटू थीटा एट 0 प्लस थीटा ट्रांसपोज एक्स आई -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। जो बात अब सबसे ज़्यादा सोचने वाली है, और जो बात हम अपने पुराने लेक्चर से भी जानते हैं, कि लैम्डा नहीं पता हमको, लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स हमें निकालने पड़ेंगे। मतलब थेटाज के ऊपर तो हमें कंडीशन पता है कि हमें क्या करना है, हमें थेटाज की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो हमारे लेग्रांजे मल्टीप्लायर को मिनिमाइज कर दे। सॉरी, हमें थेटास की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो लेग्रांजियन फंक्शन को मिनिमाइज कर दे। सॉरी गाइस, लेकिन जो लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स हैं, लैम्डास, वो अननोन है। जैसे थेटास अननोन है, लेकिन एटलीस्ट थेटास के साथ हमें पता है कि हमें थेटास की कैसी वैल्यू निकालनी है जो हमारे पूरे लेग्रांजियन फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। उसी तरीके से लैम्डास भी अननोन है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि लैम्डास के साथ हमें क्या करना है, लैम्डास की किस टाइप की वैल्यू चाहिए हमको। थेटास की हमें वैल्यू निकालने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो पता है, यानी कि ऐसी वैल्यू जो लेग्रांजियन को मिनिमाइज करता है। लैम्डास के साथ क्या करना है ये नहीं पता है, ये भी अननोन है गाइस, लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स भी अननोन है, हम नहीं जानते कि लैम्डास के साथ क्या करना है। तो अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट अबाउट लैम्डास, किस तरीके की वैल्यूज निकालेंगे हम लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स के लिए, ये नहीं पता हमको। तो चलिए गाइस देखते हैं कि हम किस तरीके की वैल्यूज निकालेंगे लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स के लिए।
यानी कि हम क्या करेंगे कि वी मैक्सिमाइज द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डास। ये एक अपने आप में बहुत ही अजीब सी चीज़ है कि हम अपने फंक्शन को लैम्डास की रेस्पेक्ट में मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। यानी कि दिस इज़ वेरी वियर्ड एक्चुअली, दिस इज़ वेरी वियर्ड टू से एक्चुअली कि हम थेटास की ऐसी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे जो लैग्रांजियन फंक्शन को सबसे कम कर दे। यानी कि लैग्रांजियन फंक्शन की वैल्यू सबसे कम कर दे। और एट द सेम टाइम हम यहाँ पे एक दूसरी बात कह रहे हैं कि हम लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स की ऐसी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे जो लैग्रांजियन फंक्शन की हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू दे दे। यहाँ पे दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ये पहली बात तो आया कहाँ से, ये थॉट हमारे दिमाग में कहाँ से आया कि हमें लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स की ऐसी वैल्यू निकालनी चाहिए जो लैग्रांजियन फंक्शन को बढ़ा दे, मतलब उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू दे दे। ओके, मैक्सिमाइज ही क्यों भाई, मिनिमाइज हम करना चाहते हैं ना लैग्रांजियन को, तो आपको कायदे से इसको मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज करना चाहिए था, क्योंकि हमें तो अपने फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो जब मिनिमाइज करना है तो यहाँ पे कायदे से मैक्सिमाइज नहीं होना चाहिए था, ये मिनिमाइज होना चाहिए था। ये आपने गलत लिख दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है गाइस। ओके, हम मैक्सिमाइज करेंगे, मिनिमाइज नहीं करेंगे। और ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, कहाँ से आया ये। और दूसरी चीज़, आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि बड़ी कमाल की बात है, मतलब आप एक साइड से थेटास की ऐसी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो जो लैग्रांजियन फंक्शन को मिनिमाइज कर दे, एंड एट द सेम टाइम आप लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स की ऐसी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो जो लैग्रांजियन को मैक्सिमाइज कर दे। तो अब आप लोग सोच रहे होगे कि अरे इससे तो होएगा ही नहीं कुछ, क्योंकि आप एक साइड से घटाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी साइड से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, फंक्शन वहीं का वहीं रहेगा, ना मैक्सिमाइज होगा ना मिनिमाइज होगा। दैट कैन ऑल्सो बी द रीज़न कि आप लोग ऐसा सोच रहे हो। और ये बिल्कुल सही है, बिकॉज सुनने में तो ऐसा ही लगता है कि भाई आप एक साइड से थेटास की ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे हो जिससे कि आपका फंक्शन घटता चला जा रहा है, और एक साइड से आप लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स की ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे हो जिससे आपका फंक्शन बढ़ता चला जा रहा है। एक साइड से आप बढ़ा रहे हो, एक दूसरी साइड से आप घटा रहे हो, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, फंक्शन की वैल्यू वहीं की वहीं रह जाएगी। अगर आप एक फर्स्ट साइड में एक थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोचो तो दिस थॉट कम्स इन टू योर माइंड, इट मे कम इन टू योर माइंड। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप मिनिमाइज़ क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई हमको तो मिनिमाइज़ करना था लैग्रांजियन को, तो कायदे से आपको ऐसे लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स निकालने चाहिए जो हमारे फंक्शन को मिनिमाइज़ करें। मैक्सिमाइज़ क्यों कर रहे हो, उससे तो कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा। और दूसरी बात, जब मिनिमाइज़ करना है तो मिनिमाइज़ करो। लेकिन गाइज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम मैक्सिमाइज़ करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी वियर्ड कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे अभी हम लोग, लेकिन अब गाइज हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है वो हो जाती है ये, यानी कि लैम्डास की ऐसी वैल्यू निकालने की कोशिश करिए जिससे कि लैग्रांजियन फंक्शन सबसे ज़्यादा वैल्यू ले ले, और थेटास की ऐसी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रही है जिससे कि लैग्रांजियन फंक्शन अपनी सबसे कम वैल्यू ले ले। कंस्ट्रेंट वही है हमारे, हमने अपनी इस प्रॉब्लम को अब
ये जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, जो फॉर्मुलेशन था, उसको अब ऐसा कर दिया। ओके, नाउ व्हाट व्हाट इज द वे आउट नाउ? इसके बारे में गाइस अभी हम बात करेंगे, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हम स्किप कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, और वो ये है कि भाई जब आप थेटाज को लेकर के आए थे अपनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में, तो थेटाज से रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स भी थे। अब आप लैम्डाज को भी लेकर के आ गए हैं अपनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में। फ़र्क बस इतना है कि अब हम लैम्डाज की रिस्पेक्ट में मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो कायदे से देखा जाए तो लैम्डाज के भी कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, और गाइस लैम्डाज के कंस्ट्रेंट हैं। यानी कि हर एग्जाम्पल का जो लेग्रांजे मल्टीप्लायर होगा, हर कंस्ट्रेंट का जो लेग्रांजे मल्टीप्लायर होगा, यानी कि ये जो कंस्ट्रेंट है आपका, इसका जो लेग्रांजे मल्टीप्लायर होगा, ये या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई आपको कैसे पता कि ये जो लेग्रांजे मल्टीप्लायर होगा ये या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक है, हम ये बात वैसे तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि कुछ कंडीशंस हैं जो मुझे आपको शायद पहले बतानी चाहिए, लेकिन मैं उनको पहले नहीं बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट में जा करके बताऊंगा। और मुझे लगता है कि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी क्रिएट होगी। लेकिन जो कंडीशंस मैं आपको पहले बताने वाला था, उसमें से ये एक कंडीशन है जो उन सेट ऑफ कंडीशंस का हिस्सा है कि जो लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स होंगे वो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े होंगे। बट स्टिल, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैं अभी आपको कंडीशंस नहीं बता रहा हूँ, तो जब मैंने वो कंडीशंस बताई नहीं, तो मैं पहले से किस बेसिस पे ये बात कह सकता हूँ कि जो लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स होंगे सारे कंस्ट्रेंट्स के, वो या तो ज़ीरो होंगे या ज़ीरो से बड़े होंगे। ये बात हम कह सकते हैं परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम के हिसाब से। अब परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम क्या होता है गाइस, ये हमारे स्कोप से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन मैं दो लाइनों में परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम को समराइज करना चाहूँगा। परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम जो है उसके काम करने का तरीका एक हद तक आप लगा लीजिए कुछ हद तक बूस्टिंग जैसा है गाइस। जो मेथड आप बूस्टिंग में ट्राई करते हैं, यानी कि वो एग्जाम्पल्स जो मिस क्लासीफाई हो रहे होते हैं उनको आप करेक्ट करने की कोशिश करते हो, उनके ऊपर आप ज़्यादा वेटेज डालते हो। ऐसा ही कुछ आप करते हो बूस्टिंग में। तो परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम भी ऐसे ही काम करता है, यानी कि जो एल्गोरिदम्स जो जो एग्जाम्पल्स आपके मिस क्लासीफाई हो रहे होते हैं, परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम क्या करता है कि उनके ऊपर ज़्यादा वेट इंक्रीज करता है, वेटेज ज़्यादा देता है उन एग्जाम्पल्स को जो एग्जाम्पल्स आपके मिस क्लासीफाई हो रहे होते हैं। दैट इज़ व्हाट परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम डज। और गाइस जो वेट होता है, ओके, जो वेट होता है परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम में, वो एक्चुअल में लैग्रांजे मल्टीप्लायर होता है। अब अगर आप किसी एग्जाम्पल को, कोई एग्जाम्पल मान लीजिए आपका बिल्कुल सही तरीके से क्लासीफाई हो रहा है, तो आप उसका वेट ना तो निगेटिव करोगे ना तो आप उसका वेट बढ़ाओगे, बल्कि उसका कोई वेट नहीं दोगे आप, यानी कि लैग्रांजे मल्टीप्लायर विल बी ज़ीरो। लेकिन अगर कोई एग्जाम्पल है जो मिस क्लासीफाई हो रहा है, ओके, उसका वेट आप इंक्रीज करोगे। वेट हमेशा पॉजिटिव होता है गाइस। तो फ्रॉम परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम हम ये कह सकते हैं कि जो लैग्रांजे मल्टीप्लायर होंगे किसी भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए, वो या तो पॉजिटिव होंगे या ज़ीरो होंगे। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन। तो गाइज अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि थेटास के ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स हैं और लैम्डास के ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स हैं। थेटास के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है कि हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए
फॉर एवरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल ये इस कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। और लैम्डा के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है कि हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए जो उसका लेग्रांजे मल्टीप्लायर होना चाहिए वो या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। कैसे पता कि ऐसा होगा? परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि ऐसा होगा। ओके तो ये अब गाइस हमारी प्रॉब्लम बन गई, यानी कि हमने अपनी प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर लिया है ऐसा है। लेकिन अभी भी एक सवाल का जवाब बाकी है कि हम मैक्सिमाइज क्यों कर रहे हैं लैम्डा की रिस्पेक्ट में, मिनिमाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। आप एक साइड से मिनिमाइज कर रहे हो, एक साइड से मैक्सिमाइज कर रहे हो, आप तो नलीफाई कर रहे हो वो इफेक्ट, कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा। चलिए गाइस देखते हैं कि इसका ये हमने कैसे सोचा, क्यों सोचा कि हमें मैक्सिमाइज करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। तो अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो मॉडिफाई हो गई है, मतलब हमने यहां से यहां तक एक लंबा जंप लगाया है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि ऊपर क्या मेंशन्ड है कि ये दोनों प्रॉब्लम सेम है। मतलब भले आप इसको सॉल्व करिए या भले आप इसको सॉल्व करिए, एक ही बात है, दोनों प्रॉब्लम सेम है। दिस इज वेरी वियर्ड कि ये दोनों प्रॉब्लम सेम कैसे हो जाएंगी। ओके चलिए गाइस समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जो हमने मॉडिफाई करी है, यानी कि जिसमें हमने लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स की रिस्पेक्ट में मैक्सिमाइज करने का डिसाइड किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि एक लैग्रांजियन फंक्शन है अब, जिसके गाइस दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जिसमें सिर्फ थीटा हैट आ रहा है, यानी कि सेपरेटिंग हाइपरप्लेन का नॉर्मल वेक्टर, उसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ थीटा हैट है। एक दूसरा हिस्सा है जिसमें थीटा हैट भी आ रहा है, थीटा जीरो हैट भी आ रहा है और लैम्डा भी आ रहा है, और तीनों ही अभी हम नहीं जानते। अब बेसिकली हमारे सामने क्या ऑप्शन है, कैसे ये दोनों प्रॉब्लम सेम हो रही हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे गाइस। तो इसके लिए गाइस अब हम क्या करेंगे कि चलिए देखते हैं बेसिकली कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास दो टर्म है हमारे लैग्रांजियन फंक्शन में, एक पहले वाला टर्म है और एक दूसरे वाला टर्म है। दूसरा वाला टर्म समेशन वाला टर्म है और पहले वाला टर्म हमारा थीटा हैट वाला टर्म है, मतलब उसमें सिर्फ नॉर्मल वेक्टर आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा है। जो सेकेंड वाला टर्म है उसमें नॉर्मल वेक्टर भी आ रहा है, थीटा हैट जीरो भी आ रहा है और लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स भी आ रहे हैं सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के। तो नाउ हम एक बात अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लेग्रांजे मल्टीप्लायर है किसी भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल का, वो या तो ज़ीरो रहना चाहिए या ज़ीरो से बड़ा रहना चाहिए। ओके और हम ये भी बात जानते हैं कि सी आई इंटू थेटा हैट ज़ीरो प्लस थेटा हैट ट्रांसपोज एक्स आई माइनस वन का जो आंसर है वो किसी भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। ओके या तो वो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक है, वेरी नाइस। ओके नाउ इससे एक बात प्रूव होती है कि देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो ये मिनिमाइज वाला चक्कर है ये बाहर है, और जो मैक्सिमाइज वाला चक्कर है वो ब्रैकेट के अंदर है, ये हमारे पैरेंथेसिस हैं। और आप तो जानते ही हैं कि जो चीज़ बॉड मैस के रूल से जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है पहले उसे सॉल्व किया जाता है, फिर जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर होती है उसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका मतलब है कि अभी ब्रैकेट के अंदर हमारी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, यानी कि हमें अपने लेग्रांजियन फंक्शन को जो मैक्सिमाइज करना है उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है हमको। तो हम पहले मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और गाइस जब हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें सिर्फ देखना है लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स को। उस समय हमारे जो लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स हैं वो वेरिएबल्स हैं,
जो थीटा हैट ज़ीरो थीटा हैट हैं वो कांस्टेंट हैं, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सिर्फ लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स की रिस्पेक्ट में है, थीटा हैट ज़ीरो थीटा हैट की रिस्पेक्ट में नहीं है। थीटा एट जीरो थीटा एट की रिस्पेक्ट में तो मिनिमाइजेशन है, जिसका मतलब जब हम मिनिमाइज करेंगे तब हम थीटा एट जीरो और थीटा एट को वेरिएबल मानेंगे, तब हमारे लैग्रांजे मल्टीप्लायर कांस्टेंट हो जाएंगे। अभी हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि पैरेंथेसिस की अंदर वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा एट जीरो और थीटा एट हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे, मतलब वॉट एवर दीज वैल्यूज विल बी दे विल बी कांस्टेंट। हम इन पे इतना ध्यान नहीं देंगे, ये वैल्यूज आप कह लीजिए स्टेशनरी हैं, इनकी वैल्यूज ये रुकी हुई हैं। और हम थीटा हैट लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स पे हम अपना फोकस करेंगे, लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये है गाइस कि अगर हम अपनी अंदर वाली प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट स्ट्रेटली मीन्स कि ये चीज़ हो जाती है हमारी कांस्टेंट, मतलब ये चीज़ नहीं बदलने वाली, ये तो एक फिक्स चीज़ है, मतलब ये एक फिक्स नंबर आएगा वॉट। जो आगे वाली चीज़ है इसको हम बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा कंस्ट्रेंट है, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं सारे ट्रेनिंग एग्जांपल्स के, वो भी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि इसके अंदर सी आई आ रहा है, थीटा एट जीरो आ रहा है, थीटा एट आ रहा है, एक्स आई आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। थीटा एट जीरो थीटा एट को तो हमने वैसे भी कांस्टेंट कर दिया। एंड रिमेंबर कि वो थीटा एट जीरो और थीटा हैट कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ हैं कि वो हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए ये वाला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब गाइस इन वर्स्ट केस सिनेरियो या तो ये कंस्ट्रेंट किसी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए ज़ीरो हो रहा होगा या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो हो रहा होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। ओके ओके, वेरी नाइस। सो नाउ यू हैव टू चेंज लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स, और आपको अपने लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स को ऐसे चेंज करना है या ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है जिससे कि ये पूरी चीज़ जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रही है, यानी कि हमारा लैग्रांजियन फंक्शन जो ब्लू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो मैक्सिमाइज हो जाए। और इस लैग्रांजियन फंक्शन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक कांस्टेंट टर्म है जो कि फिक्स है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा जो टर्म है उसमें बहुत सारे लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स हैं जिनको हम बदल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लैग्रांजे मल्टीप्लायर के अलावा जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी कांस्टेंट हैं, जिसमें से या तो कोई कंस्ट्रेंट जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव या जीरो। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ बचती है गाइस, और वो ये है कि भाई हमें ये जो सेकंड कंस्ट्रेंट है इसको वायलेट नहीं करना है, यानी कि किसी भी ट्रेनिंग, यानी कि हम लैम्डा को चेंज तो कर सकते हैं लेकिन मेक श्योर दैट वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो कंस्ट्रेंट है सेकंड वाला वो हर ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए कंस्ट्रेंट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि किसी लैग्रांजे मल्टीप्लायर को आप जीरो कर सकते हैं या फिर किसी लैग्रांजे मल्टीप्लायर को आप बढ़ाते चले जा सकते हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। निगेटिव तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि कंस्ट्रेंट वायलेट हो जाएगा। सो चलिए गाइस एक काम करते हैं कि हम लैम्डास को इंक्रीज करना चालू करते हैं, यानी कि लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स की वैल्यूज़ को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या हो सकता है। मतलब ये जो पूरा लैग्रांजियन फंक्शन है ब्लू ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इस लैग्रांजियन फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो जब हम लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारा ये वाली चीज़ बढ़ती चली जाती है, यानी कि ये जो आप सेकंड टर्म देख रहे हैं पूरे का पूरा सम वाला टर्म, ये इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके, ये इंक्रीज होता चला जाएगा। कैसे, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ गाइस, आपको अच्छे से पता है कि ये कंस्ट्रेंट हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब पॉजिटिव या ज़ीरो। और जो लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स हैं वो आप इंक्रीज करते चले जा रहे हो, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे या ज़ीरो होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ओवरऑल जो मल्टीप्लिकेशन आएगा किसी भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए कंस्ट्रेंट और उसके लैग्रांजे मल्टीप्लायर के बीच में, वो पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज दो पॉजिटिव चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो
तो अगर आप लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स की वैल्यूज़ को इंक्रीज करते चले जाते हैं तो आपका पूरा सम वाला टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम उससे होगा क्या गाइज कि ये आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, बीच में है आपका माइनस साइन। अगर आप अपने लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो उससे क्या हो रहा है कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी में से एक कंटिन्यूसली बढ़ती हुई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती चली जा रही है। यानी कि बीच में आपने सब्ट्रैक्शन लगा रखा है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी में से एक कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हुई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती चली जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे आप मैक्सिमाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, उससे तो आप और घटा रहे हो, मिनिमाइजेशन हो रहा है आपके लेग्रांजियन फंक्शन का, क्योंकि आपका लेग्रांजियन फंक्शन तो पूरा फंक्शन है ना, पहला वाला टर्म माइनस ओवरऑल सम। तो अगर आप लेग्रांजे मल्टीप्लायर को इंक्रीज करते हैं तो आपका ओवरऑल सम बढ़ने लग जाएगा, बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और जो पहला टर्म है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में से आप एक बढ़ती हुई चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका ओवरऑल लेग्रांजियन मैक्सिमाइज होने की बजाय मिनिमाइज हो रहा है, यानी कि घटता जा रहा है। ठीक है, इट इज द बॉल इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, द होल फंक्शन इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे तुम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके ओके, सो व्हाट नाउ? तो एक काम करते हैं, लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स को धीरे धीरे कम करते हैं। ठीक है, जब हमने लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स को धीरे धीरे घटाना चालू किया तो उससे ये चीज़ धीरे धीरे घटनी चालू हुई, घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई। जब इसको हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स को, तो हमने देखा ये चीज़ अब पूरी तरीके से वैनिश हो चुकी है। जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी, ये अब पूरी की पूरी ज़ीरो हो गई है अगर हम लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स को घटाते 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 ज़ीरो के पास ले जाएंगे। एंड तब हम देखेंगे गाइस कि हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है गाइस? अमेजिंग, ये टर्म आपका गायब हो गया। जो मैक्सिमम वैल्यू आपको लेग्रांजियन फंक्शन की मिल रही है सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी। मैक्सिमाइज आप कर चुके हो, इसको आप हटा दीजिए, बाहर क्या रह जाएगा? मिन, यानी कि वापस आपकी यही प्रॉब्लम आ गई। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो गाइज फ्रेंड्स, दिस वाज द रीज़न कि हमने लेग्रांजे मल्टीप्लायर की रेस्पेक्ट में मैक्सिमाइज करने का क्यों डिसाइड किया, बिकॉज हमें दोनों प्रॉब्लम्स को सेम बनाना था। ओके, सो ये थी गाइज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम आते हैं एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के ऊपर। वो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या है? वो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर इस सम को हमें ज़ीरो करना है, अगर इस सम को हमें ज़ीरो करना है, देन इट मीन्स इस सम के अंदर का जो हर एक मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि पहले कंस्ट्रेंट के लेग्रांजे मल्टीप्लायर से पहले कंस्ट्रेंट का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड कंस्ट्रेंट के लेग्रांजे मल्टीप्लायर से सेकंड कंस्ट्रेंट का मल्टीप्लिकेशन, वी हैव टू एनी हाउ मेक ऑल ऑफ दीज मल्टीप्लिकेशंस इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हर एक एग्जाम्पल के लिए हमें एक कंस्ट्रेंट और लगाना पड़ेगा कि उस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लेग्रांजे मल्टीप्लायर से उस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के कंस्ट्रेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सम के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। ज़ीरो ऐड करने के बाद इस पूरी चीज़ का आंसर ज़ीरो आएगा, आपके पास सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, बाहर मिनिमम रह जाएगा। ओके, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से शेयर करना चाहता हूँ, और वो अभी आपको मैं शेयर करता हूँ। लेकिन ये एक नया कंस्ट्रेंट हमने बनाया है गाइस, कि जो सम के अंदर का जो मल्टीप्लिकेशन है लेग्रांजे मल्टीप्लायर और उसके कंस्ट्रेंट के बीच का,
वो हर एक एग्जाम्पल के लिए ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, जिससे कि पूरे का पूरा सम ज़ीरो हो जाए और हम मैक्सिमाइजेशन अटेन कर लें। और फिर हमारे पास सिर्फ यही फंक्शन रह जाएगा, बाहर मिनिमाइजेशन आ जाएगा, ओरिजिनल प्रॉब्लम पे हम वापस चले जाएंगे। तो यहाँ से तो हमने ये ऑब्जर्वेशन कर लिया कि ये दोनों प्रॉब्लम सेम है, दे बोथ आर सेम, ओके। एंड एट द सेम टाइम हमने एक कंस्ट्रेंट भी इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि वो दोनों प्रॉब्लम सेम आए, एंड दैट इज द थर्ड कंस्ट्रेंट। एक कंस्ट्रेंट ये रहा, एक कंस्ट्रेंट ये रहा, एक सारे एग्जाम्पल्स के लिए एक और कंस्ट्रेंट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, वो ये रहा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास एक नया कंस्ट्रेंट आ गया, यानी कि 3 कंस्ट्रेंट्स हो गए अब हमारे पास। हर ith एग्जाम्पल के लिए ये वाला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, ये वाला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, और ये वाला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये जो तीसरा कंस्ट्रेंट है, जो अभी अभी हमने नया नया कंस्ट्रेंट निकाला है, जो थर्ड कंस्ट्रेंट है हमारे पास, ये कंस्ट्रेंट बहुत ही स्पेशल टाइप का कंस्ट्रेंट है, ओके। और ये स्पेशल क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं कि ये स्पेशल क्यों है। पहली बात तो ये जो कंस्ट्रेंट हमने बनाया है ये भी परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम से बनाया है, ये कंस्ट्रेंट भी परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम से बनाया है हमने। लेकिन अगर कोई वेल रेड पर्सन होगा जिसने कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया हुआ है, तो वो पर्सन यही कहेगा कि अरे ये तो एक कंडीशन है जिसके बारे में मैं पहले से जानता हूँ। लेकिन जैसा कि गाइस मैंने आपसे बोला कि हम वो कंडीशंस क्या हैं जिनका इस्तेमाल करके एक इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स वाली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर से सॉल्व कर पा रहे हैं, वो लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो अभी हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये कंडीशन उन कंडीशंस में से एक कंडीशन है, राइट। अभी हमें कोई दूसरा रीज़न आपको बताना पड़ेगा, और वो गाइस दूसरा रीज़न ये है कि यस, ये जो हमारे पास तीसरा कंस्ट्रेंट आ रहा है ये परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम का एक कॉन्सिक्वेंस है, ओके। जो एल्गोरिथम अभी मैंने आपको बताया था, क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही क्लासिक एल्गोरिथम, कि अगर कोई एग्जाम्पल मिस क्लासीफाई हो रहा है तो उसके वेटेज को आप इंक्रीज करेंगे, लेकिन अगर कोई एग्जाम्पल सही क्लासीफाई हो रहा है तो उसको आप कुछ भी नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू टच इट। तो ये जो कंस्ट्रेंट है ये भी परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम का कॉन्सिक्वेंस है, जो तीसरा कंस्ट्रेंट है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो ये कंस्ट्रेंट हमें कहता है, और वो ये है कि यहां पे हमारे सामने 2 कंडीशंस हो सकती हैं। भाई लैग्रांज मल्टीप्लायर या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो अगर आपके किसी एग्जाम्पल का लैग्रांज मल्टीप्लायर 0 होता है, यानी कि वो अपडेट ही नहीं हुआ, वो एग्जाम्पल कभी उसका वेट आपने इंक्रीज ही नहीं किया, लैग्रांज मल्टीप्लायर को 0 ही छोड़ दिया, नो वेट, नॉट अपडेटेड, ठीक है। तो इससे एक बात तो पक्की है कि आपका वो एग्जाम्पल हमेशा सही क्लासीफाई हो रहा था, और यही वो चीज़ कहती है, यही तो हमारा कंस्ट्रेंट था, फंक्शनल मार्जिन जो आंसर है वो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हमारा एग्जाम्पल जो है वो हमारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, प्रॉपरली क्लासीफाई हो रहा है, कभी गलत क्लासीफाई नहीं हुआ, तो उसका वेट आपने 0 ही छोड़ दिया, उसको अपडेट नहीं किया आपने। बट अगर आपका लैग्रांज मल्टीप्लायर ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि अगर उसका वेट आपने इंक्रीज किया है, तो गाइस कंस्ट्रेंट वॉयलेट नहीं करना है हमको, रिमेंबर कंस्ट्रेंट वॉयलेट नहीं करना है, ये कंस्ट्रेंट वॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 वाले में तो प्रॉपर क्लासीफाई हो रहा था, मतलब वेल विद इन द डिसीजन बाउंड्री लाई कर रहा था, लेकिन इक्वल टू 1 में
वो डिसीजन बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा था, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपका कोई ट्रेनिंग एग्जाम्पल डिसीजन बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा था, यहाँ पे मुझे इस बात को बोलने से अभी थोड़े समय के लिए बचना चाहिए कि डिसीजन बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बल्कि यहाँ पे सिर्फ मुझे इतनी बात बोलनी चाहिए कि अगर आपका किसी भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए जो कंस्ट्रेंट है वो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट हो जाता है, यानी कि उसके लिए जो आंसर है वो 1 के बराबर आ जाता है, तो उस केस में आपका जो वेटेज है वो इंक्रीज़ होगा, यानी कि लेग्रांजे मल्टीप्लायर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो अगर कोई एग्जांपल बिल्कुल सही क्लासीफाई हो रहा है तो उसके लिए नो लेग्रांजे मल्टीप्लायर, वेटेज 0 होगा, यानी कि लेग्रांजे मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू 0। और अगर कोई एग्जांपल बिल्कुल बाउंड्री पे जाके सही क्लासीफाई हो रहा है, यानी कि उसके लिए जो कंस्ट्रेंट है वो 1 के बराबर आ रहा है, तो लेग्रांजे मल्टीप्लायर का आंसर 0 से बड़ा होगा। और इस तरीके से यहाँ पे हमें अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल रही है कि अगर किसी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए ये वाली चीज़ 0 के बराबर होती है तो ये नॉन ज़ीरो होगी, यानी कि अगर किसी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए सी आई इंटू थेटा एट 0 प्लस थेटा एट ट्रांसपोज एक्स आई -1 इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि इक्वल टू 1 हो जाता है, तो उसके लिए लेग्रांजे मल्टीप्लायर ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर किसी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए ये पूरा कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है, या फिर कहना चाहिए कि सी आई इंटू थेटा एट 0 प्लस थेटा ट्रांसपोज एक्स आई ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो उसके लिए लेग्रांजे मल्टीप्लायर 0 हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों 0 नहीं होंगे, क्योंकि दोनों भी तो 0 हो सकते हैं प्रोडक्ट को 0 बनाने के लिए, लेकिन गाइस दोनों 0 नहीं होंगे, ठीक है। फ्रॉम परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम हम ये जानते हैं। तो अगर किसी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए कंस्ट्रेंट इक्वल टू 0 हो जाता है तो उसके लिए लेग्रांजे मल्टीप्लायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और अगर किसी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो लेग्रांजे मल्टीप्लायर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर कंस्ट्रेंट 0 है तो लेग्रांजे मल्टीप्लायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, अगर कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन 0 है तो लेग्रांजे मल्टीप्लायर 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द थिंग। और ये हमने कहाँ से ऑब्जर्व किया? परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम से ऑब्जर्व किया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि वो ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स जिनके लिए कंस्ट्रेंट 0 हो जाता है, यानी कि जिनके लिए लेग्रांजे मल्टीप्लायर ग्रेटर देन 0 हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। वो ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स जिनके लिए लेग्रांजे मल्टीप्लायर ग्रेटर देन 0 हो जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जिनके लिए लेग्रांजे मल्टीप्लायर ग्रेटर देन 0 हो जाते हैं, यानी कि कंस्ट्रेंट इक्वल टू 0 हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स गाइस। दोज आर कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कि इस एल्गोरिथम को सपोर्ट वेक्टर मशीन्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इस एल्गोरिथम को सपोर्ट वेक्टर मशीन्स? चलिए, बहुत ही आसान है इस चीज़ को समझना। कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स जो होंगे वो आपने देखे होंगे कि ज़्यादातर एग्जाम्पल्स जो होते हैं उनके लिए कंस्ट्रेंट हमारा ग्रेटर देन 1 ही आएगा, मतलब वो वेल विद इन द बाउंड्री लाई कर रहे होते हैं, मतलब बाउंड्री के काफ़ी अंदर लाई कर रहे होते हैं। तो उनके लिए हमारा जो आंसर आता है वो डिसीजन बाउंड्री से वेल विद इन द बाउंड्री लाई कर रहे होते हैं, बहुत ही अंदर लाई कर रहे होते हैं, मतलब उनका जो आंसर आता है वो वेरी मच ग्रेटर देन 0 या वेरी मच लेस देन 0 आ रहा होता है। तो ऐसे पॉइंट जिनके लिए सी आई इंटू थेटा एट 0 प्लस थेटा ट्रांसपोज एक्स आई का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि वेरी मच ग्रेटर देन 0 आ रहा है, या वेरी मच स्मॉलर देन 0 आ रहा है फॉर द निगेटिव कैटेगरी, ऐसे एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं और वो ज़्यादातर अंदर ही होते हैं डिसीजन बाउंड्री के। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि ज़्यादातर एग्जाम्पल्स के लिए हमारे लेग्रांजे मल्टीप्लायर 0 हो जाएंगे। सिर्फ कुछ गिने चुने पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होंगे डिसीजन बाउंड्री के, जो कि ऑब्वियस सी बात है गाइस, आप देख भी चुके हो कि ऐसे पॉइंट्स बहुत ही गिने चुने होते हैं जो डिसीजन बाउंड्री के बिल्कुल पास लाई कर रहे होते हैं, यानी कि क्लोजेस्ट पॉइंट जो होते हैं वो गिनती के 1 या 2 पॉइंट्स होते हैं। सिर्फ उन्हीं
पॉइंट्स के लिए, उन्हीं सपोर्ट वेक्टर्स के लिए लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे। अब जब आप उन सारे लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स को निकाल करके यहाँ पे प्लग इन करोगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चलेगी कि इसमें से ज़्यादातर जो मल्टीप्लिकेशंस हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, या फिर मुझे कहना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन तो खैर सारे ही ज़ीरो होंगे, बट बहुत ही कम लैग्रांजे मल्टीप्लायर ऐसे होंगे जो नॉन ज़ीरो बचेंगे। ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि सपोर्ट वेक्टर्स जो गिनती के कुछ पॉइंट्स हैं, सिर्फ वही पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनके लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे। और गाइस, ये आपको बाद में पता चलेगा कि यही वेक्टर्स, यही पॉइंट्स, यही सपोर्ट वेक्टर्स हमारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में बचे रह जाएंगे। बाकी सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो अपने आप वैनिश हो जाएंगे हमारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में से। सो दैट इज़ द रीज़न कि एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ हम आगे डिस्कवर करेंगे वो हम ये देखेंगे कि हमारा एल्गोरिथम जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन कर रहा है, यानी कि जो मोस्ट ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री निकालने की कोशिश कर रहा है बाय फाइंडिंग द पैरामीटर्स थीटा हैट 0 एंड थीटा हैट, वो सिर्फ इन सपोर्ट वेक्टर के बेसिस पे कर रहा है जिनके लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स ग्रेटर देन 0 है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट द एल्गोरिथम इज बेसिकली टर्म्ड एज सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। और अगर मैं आपको इस चीज़ का एक छोटा सा विजुअलाइजेशन देना चाहूँ कि वो सपोर्ट वेक्टर्स कहाँ पे होंगे, तो अगर मान लीजिए आपके पास ये एक डिसीजन बाउंड्री है, तो इस डिसीजन बाउंड्री का वो पॉइंट जो दोनों साइड से जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होंगे, यानी कि लेट्स से दिस पॉइंट इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट टू माय डिसीजन बाउंड्री एंड दिस रेड पॉइंट इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट टू माय डिसीजन बाउंड्री। सो फॉर दीज टू पॉइंट्स which are support vectors, the Lagrange multipliers will be greater than 0. Rest of the points, or maybe I guess one or two more points on the blue side, let's say this point, okay, and this point, that's it. बस इन 3-4 पॉइंट्स के लिए जो सपोर्ट वेक्टर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, इनको छोड़ के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के लिए जो लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स होंगे ऑन द ब्लू साइड एज वेल एज ऑन द रेड साइड, एवरीथिंग विल बी ज़ीरो। ऑल द लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स विल बी ज़ीरो एक्सेप्ट फॉर ओनली दीज 4 पॉइंट्स। सो दिस इज वाई गाइज दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, बिकॉज जो इस एल्गोरिथम के डिसीजन बाउंड्री निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज रेस्टिंग अपॉन सपोर्ट वेक्टर्स। ओके, so guys, that's it for this lecture, and in the next lecture we will continue our journey onwards. Thank you.